नमस्कार दोस्तों। हमारा अ, जो हम लोग ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में हम लोग यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक्चुअली में जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, इसके अंदर एक्चुअल में हम किस तरीके से उप्स का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम को किस तरीके से उप्स मतलब अगर हमारे कहने का मतलब है किस तरीके से हम उप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना? उसको डिज़ाइन करने की मेथोडोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना? ये ये टेक्निक या फिर अगर कहें कि जो भी ये टेक्नोलॉजी है, ये आपका उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर मिलता है दोस्तों। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो हम कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन को तभी अ, हम लोग डेवलप कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि पर्टिकुलर उप्स पैराडाइम्स है क्या, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम उप्स पैराडाइम्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना? जब तक आप को ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम उप्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना? या फिर वो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तब तक हम किसी भी और मतलब कि तब तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है ना? जैसा कि मैंने चूँकि ये हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है, यहाँ पे सारी मॉडलिंग चल रही है, ठीक है ना? तो इस मॉडलिंग से पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो हमारा बेसिक लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, मैसेजिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना? और हमने बारी बारी एक एक कॉन्सेप्ट्स को भी देखा था एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको कुछ उसमें अगर डाउट हो तो आप पीछे जाके मेरी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हमारे कहने का, हमारे समझाने का मतलब बस ये था कि जब तक आप ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनकैप्सुलेशन या और सारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उनका यूज़ हमें नहीं पता कि कहाँ पे करना है या फिर स्पेशलिटी पर्टिकुलर हर टेक्निक की है क्या, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर हर जो भी उसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है। और अगर हमें उनकी स्पेशलिटी जब पता चल जाए तो हमें ये पता करना है कि भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जब हमें ये दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना? तो हमें पता होगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। उसके बाद से दोस्तों जब हम लोग सेकेंड यूनिट में आए थे तो हम लोगों ने मॉडलिंग के बारे में देखा कि यानी यूएमएल के बारे में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में, कि किस तरीके से यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमें विजुअलाइजेशन में हेल्पफुल होता है कि अगर किसी भी सिस्टम को अगर हमें बनाना हो तो हम किस तरीके से उसको विजुअलाइज करें और किस तरीके से चीज़ों को पुट करें, ठीक है ना? कंपोनेंट्स को, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से पुट करें ताकि वो आसानी से मिलके टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है? तो चूंकि अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है तो हमें पहले उसका विजुअलाइजेशन करना होता है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, किस तरीके से फंक्शनैलिटी उसकी यूज़ होगी, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मिलके वो किसी टास्क को प्रोड्यूस कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो सारी की ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों ना, ये स्पेशलाइजेशन सॉरी, तो ये हमें समझने के लिए यूएमएल जो है हमारी काफ़ी हेल्प करता है। अब ये जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें थी दोस्तों। एक आपका अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ थी आपकी स्ट्रक्चरल डायग्राम, और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम था। मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई दोनों डायग्राम अपने आप में एक यूनिक स्पेशलिटी रखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो वो पर्टिकुलर हमारा सिस्टम कैसा होगा, कैसा दिखेगा,
ठीक है ना, ये उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, अगर हम बात करें बिहेवियरल की, तो जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है तो वो स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हमें जब तक उसका बिहेवियर भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू आवर मोटो अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो मतलब हमारा वो सब कुछ बेकार हो गया। तो बिहेवियरल डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रक्चरल नहीं है, स्ट्रक्चरल भी इंपॉर्टेंट है जब हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं किसी भी सिस्टम के, लेकिन जब स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो हमें उसके बिहेवियर को भी मेजर करना पड़ता है कि जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है या ये डायग्राम क्रिएट किया है, क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हमको ये देखना है कि वो फुलफिल कर रहा है तो हमें यूएमएल के जो हमारा बिहेवियरल स्ट्रक्चर है, ये बिहेवियरल डायग्राम है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बिहेवियरल डायग्राम के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डायग्राम देखे, 4-5 डायग्राम है, यूज केस है, और आपका क्या कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम है, और भी आपके कई सारे डायग्राम है। तो अगर आपने सबको देखा बारी बारी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हर डायग्राम की एक अपनी स्पेशलिटी है और ये अलग अलग तरीकों से उसी सिस्टम की बिहेवियर को शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर वो अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर को शो करने की कोशिश करते हैं तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो जितने भी डायग्राम जो है जो कि बिहेवियरल डायग्राम के अंदर आते हैं, जो कि एक यूएमएल का पार्ट है, ठीक है, तो वो सारे के सारे डायग्राम जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पैराडाइम्स के थ्रू, तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर क्लास को उस पर्टिकुलर इस पांचों के पांचों जो डायग्राम है हमारे, हम सारे डायग्राम को बनाते हैं और उसके बाद हम ये उनको एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे या यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हर डायग्राम का एक अपना यूनिक मकसद है, एक अपना यूनिक मोटो है। ठीक है ना, तो अगर हम इन यूनिक मोटो और इन स्ट्रक्चर की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये भी हमारा डायनेमिक स्ट्रक्चर को डायनेमिक बिहेवियर को ही शो करता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि किस तरीके से एक से ज़्यादा क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या क्लास आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर आपको शो करना है और किस तरीके से वो अपनी फंक्शनैलिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका इंटरेक्शन के अंदर आती है। ठीक है ना, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस डिफिनीशन को पढ़ें तो फ्रॉम द टर्म इंटरेक्शन इट इज क्लियर दैट द डायग्राम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब some type of interactions among the different elements in the model। ठीक है ना, the interaction is a part of dynamic behavior of the system। ठीक है, यानी कि इंटरेक्शन डायग्राम की बात करें तो ये क्या डिस्क्राइब करता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो मॉडल के अंदर है उनका आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है या किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरेक्शन की बात की जाए तो इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर दोस्तों दो तरीके के डायग्राम आते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरेक्शन डायग्राम की बात करें दोस्तों तो वहां पे हमारे दो तरीके के डायग्राम आते हैं। ठीक है ना, पहला है आपका सीक्वेंस डायग्राम और दूसरा है आपका कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस डायग्राम को और कोलैबोरेशन डायग्राम को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको विजिबल हो आपको तो दिस इंटरैक्टिव बिहेवियर इज रिप्रेजेंट द यूएमएल बाय टू डायग्राम्स। यानी इस इंटरैक्टिव बिहेवियर को जो कि सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को शो करता है, इसको यूएमएल के दो डायग्राम का यूज करके हम शो कर सकते हैं। यानी कि जो इंटरैक्टिव बिहेवियर है या इंटरैक्टिव डायग्राम है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका सीक्वेंस डायग्राम, दूसरा आपका कोलैबोरेशन डायग्राम। द बेसिक पर्पस ऑफ बोथ द डायग्राम आर सिमिलर। यानी जो बेसिक पर्पस है दोनों डायग्राम का वो लगभग सिमिलर है। और सिमिलर कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जितने भी उस सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास
या कंपोनेंट्स का हमने यूज किया है उनके उनके इंटरेक्शन को शो करता है कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और टास्क को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों, अब अगर हम दोस्तों बात करें अपने तीसरे यानी कि अगर नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है कि सीक्वेंस डायग्राम एम्फेसाइज ऑन टाइम सीक्वेंस ऑफ मैसेज। ठीक है ना, यानी सीक्वेंस डायग्राम क्या करता है, टाइम सीक्वेंस ऑफ मैसेज कि किस टाइम पे कैसे मैसेज किस अगले ऑब्जेक्ट को पास हो रहा है, किस तरीके से फिर वो अगला ऑब्जेक्ट अगले ऑब्जेक्ट को मैसेज पास कर रहा है विद इन टाइम, एक लाइफ टाइम के अंदर। और अगर कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि कोलैबोरेशन डायग्राम एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट सेंड आर रिसीव्ड मैसेज। ठीक है ना, यानी अगर कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करें तो सेम क्या है कि सीक्वेंस डायग्राम को अगर हम देखें तो किस तरीके से एक टाइम पे, ठीक है, अगर मतलब कि किस तरीके से एक टाइम पे सीक्वेंस डायग्राम की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो एक टाइम पे मतलब कि टास्क पर्टिकुलर टाइम पे किस तरीके से वो एक एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मतलब सीक्वेंस है कि किस टाइम पे कौन वर्क करेगा, फिर उसके बाद किस टाइम पे कौन सा वर्क करेगा, फिर उसके बाद किस टाइम पे कौन वर्क करेगा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू टाइम जो स्टेप प्रोसेस का सीक्वेंस है वो हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। और अगर कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे भी हम वही शो करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले वर्क करेगा, फिर उसके बाद कौन सी फंक्शनलिटी होगी, फिर उसके बाद कौन सी फंक्शनलिटी होगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइम को वो ना करके टाइम के हिसाब से सीक्वेंस ना देके हम यहाँ पे ऑपरेशन के हिसाब से सीक्वेंसिंग करते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ किस नंबर में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑपरेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इंटरेक्शन डायग्राम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन डायग्राम को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आपका अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका सीक्वेंस डायग्राम है, और दूसरा अगर दोस्तों बात करें तो आपका कोलैबोरेशन डायग्राम है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। ठीक है, पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर हम आपको समझाते हैं कि यह है क्या। तो द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम इज टू विजुअलाइज द इंटरैक्टिव बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ओके, visualizing the interaction is a difficult task, hence the solution is to use different type of model to capture the different aspects of the interactions। ठीक है, sequence and collaboration diagrams are used to capture the dynamic nature but from a different angles। ठीक है ना, यानी कि सीक्वेंस डायग्राम की बात करें या कोलैबोरेशन डायग्राम की बात करें तो ये पर्टिकुलर सिस्टम के डायनेमिक नेचर को कैप्चर करते हैं लेकिन अलग अलग एंगल से। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या, पर्पस दोनों का सेम है लेकिन एंगल देखने का दोनों का अलग है, यानी वे ऑफ थिंकिंग यानी कह सकते हैं वो अलग है इनका। तो आइए देखते हैं क्या पर्पस है इंटरेक्शन डायग्राम का। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें इंटरेक्शन डायग्राम के पर्पस को देखना हो, ठीक है, तो अगर हम पर्पस को देखते हैं तो देखिए हमारा सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, टू कैप्चर द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। यानी इंटरेक्शन डायग्राम जो है वो हमें हेल्पफुल होता है कि किसी भी सिस्टम के अगर हमें डायनेमिक बिहेवियर को कैप्चर करना है, उसकी फंक्शनलिटी को देखना है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं या वर्क करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम इंटरेक्शन डायग्राम का यूज करते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है कि टू डिस्क्राइब द मैसेज फ्लो इन अ सिस्टम, यानी ये भी ये शो करता है कि किस तरीके से मैसेज है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर या उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने एक टॉपिक मैसेजिंग का भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर आपस में मिल के किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उनके बीच में मैसेजिंग होती है, यानी मैसेजिंग के थ्रू वो कम्युनिकेशन करते हैं और उस कम्युनिकेशन के थ्रू वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के किसी भी टास्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमें फ्लो ऑफ क्या कहते हैं मैसेज फ्लो के सीक्वेंस को अगर देखना है सिस्टम के, ठीक है ना, तो भी हमें इंटरेक्शन डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं और उनका किस तरीके से आपस में रिलेशन है, कैसे उनके अंदर मैसेजिंग हो रही है और किस तरीके से वो एक एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसको भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप पर्टिकुलर इंटरेक्शन डायग्राम के थ्रू दोस्तों देख सकते हैं।
उसके बाद से आपका जो लास्ट है टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन एमंग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है ना, यानी पर्टिकुलर अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मैसेज, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर समझाने की अगर आपको कोशिश करूँ तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ तीसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ चौथा ऑब्जेक्ट है, और ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है ना, ये आपका कौन सा सिस्टम है, ऊप्स का, ठीक है, ऊप्स का अगर ये सिस्टम है, तो अगर यहाँ से अगर कोई मैसेज पास हुआ किसी टाइम पे, ठीक है ना, अगर किसी टाइम पे कोई मैसेज पास हुआ तो हम क्या कहेंगे कि अब हम ये चेक करेंगे कि पर्टिकुलर ये जो मैसेज पास हुआ है वो किस ऑब्जेक्ट के लिए पास हुआ है, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए पास हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के लिए पास हुआ है, या इस ऑब्जेक्ट के लिए पास हुआ है। तो जो एक ऑब्जेक्ट से अलग अलग मैसेजेस प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए क्या कहते हैं, एक तरीके से कहें तो हेल्पफुल, मतलब कि कमांड एक तरीके से कहें तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंटरेक्शन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से और इसका पर्पज क्या है किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, यानी कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन को अगर डेवलप करना है और हमें उसके बिहेवियरल को, ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन को, मैसेज फ्लो को अगर हमें शो करना है तो हम इंटरेक्शन डायग्राम का यूज़ दोस्तों करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम इंटरेक्शन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है हाउ टू ड्रॉ एन इंटरेक्शन डायग्राम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं, नीचे समझाते हैं आपको कि किस तरीका, अगर हमें इंटरेक्शन डायग्राम को ड्रॉ करना है तो हमें किन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि वी हैव टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम इन यूएमएल, वन इज द सीक्वेंस डायग्राम and the other is the collaboration diagram. The sequence diagram captures the time sequence of the message flow from one object to another, and the collaboration diagram describes the organization of object in a system taking part in the message flow. ठीक है, तो देखिए नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट टेकिंग पार्ट इन द इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि पर्टिकुलर इंटरेक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट पार्ट लेंगे, ठीक है ना। तो जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर अभी ये ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद से फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा, तो जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर लेते दोस्तों, तब तक हम पर्टिकुलर किसी भी मतलब कि ऑब्जेक्ट को बना नहीं सकते, मतलब कि तब तक हम पर्टिकुलर इंटरेक्शन डायग्राम को शो नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या लिखा है, मैसेज फ्लो एमंग द ऑब्जेक्ट, हमें ये भी फोकस करना है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या मैसेज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तभी हम सही से इंटरेक्शन डायग्राम को बना सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो द सीक्वेंस इन विच द मैसेज आर फ्लोइंग, और उस सीक्वेंस को भी अगर हमें ये सीक्वेंस भी फाइंड करना है कि किस तरीके से पहले मैसेज कहाँ फ्लो होगा, उसके बाद से फिर मैसेज कहाँ फ्लो होगा, फिर उसके बाद से कहाँ फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये जो मैसेजिंग है इसके सीक्वेंस को भी हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा। और फिर और दूसरा लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखते हैं, ठीक है ना, तो तब जाके आप पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो दोस्तों जैसा हम बात कर रहे थे कि इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर दो डायग्राम आते हैं, एक आपके सीक्वेंस डायग्राम और एक आपका कोलैबोरेशन डायग्राम। तो आइए थोड़ा सा, हम लोगों ने ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम पहले, लेकिन थोड़ा सा हम फिर से इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए किसी ऑर्डर सिस्टम की हम बात करते हैं, तो आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि उसका सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनेगा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है ना। किसका, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम।
ठीक है ना। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि द सीक्वेंस डायग्राम हैज़ 4 ऑब्जेक्ट, कस्टमर, ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर एंड नॉर्मल ऑर्डर। यानी एक कस्टमर होगा, दूसरा क्या होगा, ऑर्डर होगा, तीसरा वो स्पेशल ऑर्डर है कि नॉर्मल ऑर्डर है। ठीक है। फिर द फॉलोइंग डायग्राम शो द मैसेज सीक्वेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑब्जेक्ट एंड द सेम कैन बी यूज इन केस ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑब्जेक्ट। इन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइम सीक्वेंस ऑफ मैसेज फ्लो। यानी हमें ये समझना है कि क्या टाइम सीक्वेंस होगा मैसेज को फ्लो होने के लिए, तो उसके लिए हम सीक्वेंस डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट कॉल इज सेंड ऑर्डर which is a method of order object. The next call is confirm, which is a method of special order object, and the test call dispatch, which is a method of special order object. The following diagram mainly describe the method calls from one object to another, and this is also the actual scenario when the system is running. ठीक है। तो अगर ये जो हमने जो अभी बात की कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का ये जो सीक्वेंस डायग्राम है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा एक आपका ऑब्जेक्ट कस्टमर है, एक ऑर्डर है, एक आपका स्पेशल ऑर्डर है और एक आपका नॉर्मल ऑर्डर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर इनिशियलाइज हुआ, कस्टमर ने मैसेजिंग की, मैसेजिंग का सीक्वेंस देखिए टाइम टू अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला टाइम के अकॉर्डिंग मैसेज क्या है, ये देखिए कि मैसेज को कस्टमर ने मैसेज सेंड किया, सेंड ऑर्डर, दिख रहा है ना आपको, सेंड ऑर्डर। ठीक है ना। उसके बाद से फिर वो ऑर्डर दूसरे ऑब्जेक्ट के पास गया। अब ऑर्डर ये डिस्क्राइब करेगा कि वो स्पेशल ऑर्डर है कि नॉर्मल ऑर्डर है। ठीक है ना। तो ऑर्डर ने क्या डिस्क्राइब किया कि ये क्या है, आपका स्पेशल ऑर्डर है। ठीक है ना। यानी स्पेशल ऑर्डर को फिर क्या किया, कंफर्म किया गया। ठीक है ना। अब जब कंफर्म किया गया स्पेशल ऑर्डर को, तो फिर ये स्पेशल ऑर्डर क्या होगा, डिस्पैच होगा। ठीक है ना। और डिस्पैच होने के बाद वापस से वो रिटर्न होगा किसके पास, ऑर्डर ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है ना। ऑर्डर ऑब्जेक्ट के पास बस एक बार पहुंच गया तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट उसको वापस कहाँ, किसको रिटर्न करेगा, कस्टमर को। ठीक है ना। यही फंडा अगर स्पेशल ऑर्डर अगर क्या कहते हैं नॉर्मल ऑर्डर की जगह होता तो क्या होता कि कस्टमर मैसेज को सेंड करता। ठीक है ना। अब वो मैसेज ऑर्डर ऑब्जेक्ट के पास जाता, तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट जब उसको रिचार्ज करता कि नॉर्मल ऑर्डर है, तो कहाँ पहुंचता, सीधे नॉर्मल ऑर्डर पे। ठीक है ना कि इस स्पेशल ऑर्डर पे। अब नॉर्मल ऑर्डर पे पहुंचता तो यहाँ पे क्या होता, डिस्पैच होता। ठीक है ना। डिस्पैच होता और डिस्पैच होने के बाद क्या होता, रिटर्न होता, किसको, ऑर्डर को। क्या होता, रिटर्न होता। और फिर इस यहाँ से फिर वो रिटर्न होता किसको, कस्टमर को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैसेज के सीक्वेंस को या फिर मैसेज के फ्लो को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि किस तरीके से मैसेजिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है। या फिर अगर हम मैसेजिंग के सीक्वेंस को अगर हम देखना चाहें या मैसेजिंग के सीक्वेंस को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें दोस्तों, तो हम पर्टिकुलर इस सीक्वेंस डायग्राम का यूज करके हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर थिंग को हम शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला मैसेज क्या होगा, सेंड ऑर्डर पहला टाइम में, दूसरे टाइम में क्या होगा कि कंफर्म ऑर्डर, तीसरे में क्या होगा, डिस्पैच, चौथे में क्या होगा, रिटर्न। टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग का सीक्वेंस, और पांचवें में फिर क्या होगा, रिटर्न। तो ये जो टाइमिंग सीक्वेंस आपको दिख रहा है ना, तो इसी टाइमिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि मतलब कि सीक्वेंस डायग्राम है। और इस तरीके से हम पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस डायग्राम को दोस्तों अगर हम कहें तो एक तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें बस ध्यान ये देना है कि पर्टिकुलर जो हमारा कस्टमर यानी कि जो हमारा एक्टर है वो किस टाइप का ऑर्डर सेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो फैक्ट है, सबसे पहला मैसेज आपका सेंड ऑर्डर ही होगा। ठीक है ना। और सेंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा, ऑर्डर फिर डिसाइड करेगा कि वो स्पेशल ऑर्डर में मैसेज को सेंड करना है कि नॉर्मल ऑर्डर में मैसेज को सेंड करना है। अगर वो स्पेशल ऑर्डर में होगा तो स्पेशल ऑर्डर में जाएगा, और अगर वो नॉर्मल ऑर्डर में होगा तो वो नॉर्मल ऑर्डर में जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये मॉडल समझ में आया हो तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब अगर हम दोस्तों बात करें हम आज के अपने अगले, जैसा कि हमें पता है कि इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर दो डायग्राम यूज हो रहे हैं, एक आपका सीक्वेंस डायग्राम, तो दूसरा जो डायग्राम आपका यूज हो रहा है दोस्तों वो है आपका कोलैबोरेशन डायग्राम। कौन सा डायग्राम है आपका, कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है। तो आइए हम एक बार कोलैबोरेशन डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम है क्या। ठीक है।
कोलिब्रेशन डायग्राम। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। The second interaction diagram is the collaboration diagram. It shows the object organization as seen in the following diagram. In the collaboration diagram, the method call sequence is indicated by some numbering technique. The number indicate how the method are called one after another. We have take the same order management system to describe the collaboration diagram. ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या है कि आप मैसेजिंग के सीक्वेंस को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, मैसेजिंग के सीक्वेंस को यानी किस टाइम पे कौन सा मैसेज प्रोड्यूस हो रहा है आप उसके सीक्वेंस को न दिखा के यहाँ पे ऑपरेशन के सीक्वेंस को दिखा रहा है, पर्टिकुलर उस पर नंबरिंग करके कि पहला नंबर ये है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दूसरा नंबर ये है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद तीसरा नंबर ये है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है ना, तो दोनों में जो देखने का तरीका है एक तरीके से कहें तो वो एंगल अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के बिहेवियरल स्ट्रक्चर को ही शो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मेथड कॉल आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ सीक्वेंस डायग्राम, हाउएवर डिफरेंस बीइंग द सीक्वेंस डायग्राम डज नॉट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं डिस्क्राइब करता, वो मैसेजिंग को डिस्क्राइब करता है कि कैसे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैसेज एक टाइम में वेरी कर रहा है। वेयर एज द कोलिब्रेशन डायग्राम शो द ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर कोलिब्रेशन डायग्राम की बात करें तो ऑब्जेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर, और तीसरे पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है कि टू चूज बिटवीन दीज टू डायग्राम्स एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। इफ द टाइम सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट देन द सीक्वेंस डायग्राम इज यूज्ड, if organization is required the collaboration diagram is used। ठीक है, तो जैसा कि लिखा गया है कि the टाइम सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको टाइम सीक्वेंस मैसेजिंग का देखना है तो आप सीक्वेंस डायग्राम बनाइए, अगर आपको ऑब्जेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन को देखना है तो आप कोलैबोरेशन डायग्राम को बनाइए। ठीक है, तो अगर ये कोलैबोरेशन डायग्राम का एक वो है, ये भी देखिए यहाँ पे देखिए कोलैबोरेशन डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वो सीक्वेंस डायग्राम था ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये आपका क्या है, कोलैबोरेशन डायग्राम है आपका ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है ना, तो आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई मैसेजिंग का टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला इनिशियलाइजेशन स्टेप देखिए, पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप कस्टमर यानी कि ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होगा, सेंड ऑर्डर पहला। ठीक है ना, उसके बाद फिर दूसरा क्या होगा, कन्फर्म ऑर्डर, फिर तीसरा क्या होगा, स्पेशल ऑर्डर डिस्पैच। ठीक है ना, और डिस्पैच के बाद सिर्फ डिस्पैच करेगा। ठीक है, और अगर वो स्पेशल ऑर्डर नहीं हुआ तो वो कहाँ चला, उसके बाद से फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वो नॉर्मल ऑर्डर होता तो यहाँ पे एक और बन जाता नॉर्मल ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर, और यहाँ पे एक एरो बन जाता, और फिर वहां के बाद ये प्रोसेस एंड होता। ठीक है ना, तो अगर हम दोनों डायग्राम को दोस्तों देखने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आ जाएगा, जैसा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए नोट में कि सीक्वेंस इज इंडिकेट बाय नंबरिंग द मैसेज मेथड कॉल्स। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मेथड कॉल हो रहे हैं, ठीक है ना, मैसेजेस या मेथड जो कॉल हो रहे हैं उनका सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले सेंड ऑर्डर हो रहा है, फिर कंफर्म ऑर्डर हो रहा है, फिर डिस्पैच ऑर्डर हो रहा है। ठीक है ना, और अगर हम उसकी बात करें पर्टिकुलर अगर सीक्वेंस डायग्राम की, तो वहां पे हम क्या शो कर रहे थे कि किस तरीके से टाइमिंग क्या है कि किस टाइम पे किस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है। जैसे मतलब क्या है कि यहाँ पे कस्टमर है, अब उसने ऑर्डर सेंड किया तो ऑर्डर बताएगा कि वो स्पेशल ऑर्डर है कि नॉर्मल ऑर्डर है, तो पर्टिकुलर मैसेज किस टाइम इंस्टेंस पे किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो होप सो आपको इन दोनों के का जो मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियरल को अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का यूज होता है दोस्तों। सॉरी, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस डायग्राम और आपका कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज होता है। और जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि पर्टिकुलर दोनों में जो एक माइनर डिफरेंस है वो माइनर डिफरेंस क्या है, तब तक हम एक सही तरीके से कोलैबोरेशन डायग्राम या सीक्वेंस डायग्राम जो कि इंटरेक्शन डायग्राम का पार्ट है, हम उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हमको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है,
ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेक्शन डायग्राम को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इंटरेक्शन डायग्राम जो है वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के बिहेवियर को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने में या एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो। नमस्कार।